आप तलाशने के लिए आज हम सीधा मेजर जनरल संजय मैस्टिन सर के पास चलेंगे। उन्हीं से इन सवालों के जवाब आज हम तलाश। तो इस वक्त दुनिया में कई कुछ चल रहा है। एक तरफ ईरान वर्सेस अमेरिका हम रेड सी के अंदर देख रहे हैं, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग चल रही है। लेकिन चीन जो है वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू का जो ट्रेंड देखने को मिला है, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि जो ब्लू वाटर है वो आने वाले वक्त में बहुत अहम भारत के लिए होने वाला है, खासकर चीन के लिहाज से। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको समझना होगा कि सबसे अहम सवाल ये भी होगा कि क्या दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, जिस प्रकार से अमेरिका ईरान के चारों तरफ पहुंच रहा है। इसको समझना होगा और यही समझाने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टिन सर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सर। सर बहुत सारे बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि अपने पड़ोस से ही मैं करूं। जिस प्रकार से हमने हाल ही में मालदीव के इलेक्शन देखे और उसके बाद मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़ू का आना सत्ता में और फिर उनका चाइना की तरफ झुकाव, भारत के लिहाज से मैं कैसे देखूं सर, और कितनी बड़ी ये चुनौती आने वाले वक्त में पेश कर सकता है? देखिए, आपने पहला सवाल में सबसे पहला शब्द था पड़ोसी जी। हमारे देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इमीडिएट नेबर्स, और उसके बाद मैं बोलूँगा स्ट्रेटेजिक नेबरहुड। स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में जो इमीडिएट नेबर्स के बाद हो जाते हैं, जैसे ईरान वगैरह। अब हम बात करते हैं इमीडिएट नेबर्स में, खासकर मालदीव्स, क्योंकि स्पेसिफिक सवाल है मालदीव्स के ऊपर। देखिए, मालदीव्स जो एक कंट्री है, पहली बात वो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जी। क्योंकि आपने चाइना का भी जिक्र किया। चाइना की स्टेटेड पॉलिसी है एक तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और जब हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव बात करते हैं ये कन्फाइंड टू रोड्स ही नहीं है जी। ये लैंड में नहीं है, ये वाटर में भी है, सीज में भी है। तो वो अपनी ये स्ट्रेटजी चाहे पानी में हो, समुद्र में हो या लैंड में, इसको वो लागू कर रहा है और पूरी जोर से लागू कर रहा है। और हमारी इमीडिएट नेबरहुड में सबसे पहला तो जो सिपेक है, जो जिंगयान से पूरा ग्वादर पोर्ट तक है पाकिस्तान के ज़रिए, तो वो एक उनकी पॉलिसी है। म्यांमार के तरफ भी उनका काफ़ी इनरोड्स बन चुकी हैं। बांग्लादेश में भी वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में भी ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वहाँ उनके एयरपोर्ट वगैरह बनाने की। श्रीलंका में हमने देखा ही है। और एक जो देश बाकी था वो है मालदीव्स। अब मालदीव्स भी चाइना की तरफ इंक्लाइन कर गया है। उसके कुछ कारण होते हैं जी। सबसे पहले कारण तो है पॉलिटिकल कारण। ये हमें जानना पड़ेगा कि मालदीव्स की जनता ने जब ये इलेक्शंस हुए हैं तो मुइज़ी को क्यों चुना है, क्या कारण है जो उसको चुना है। क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं मालदीव्स में इलेक्टेड हुए हैं, उनकी सारी प्रो इंडिया लीनिंग्स थी जी। और इसकी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थी, प्रो चाइना लीनिंग्स थी और एंटी इंडियन थी, और लोगों ने उसकी प्रति वोट किया। तो ये हमारे एनालिस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि लोग हमारे तरफ क्यों नहीं उनका झुकाव था। इत्तेफाक से पिछले साल जनवरी में ही मैं मालदीव्स घूमने गया था और तकरीबन एक हफ्ते के लिए वहाँ पर था और एक छोटे से आइलैंड में रहा था। वहाँ जो मैंने लोगों को परखा, बातचीत की, और काफ़ी इंडियंस हैं। मैं ताज की प्रॉपर्टी में रह रहा था तो काफ़ी इंडियंस हैं वहाँ, और बांग्लादेशीज और हर कंट्री के लोग थे वहाँ जो स्टाफ में हैं। मैंने टूरिस्ट में देखा था सबसे ज़्यादा इंडियंस थे, और चाइनीज़ तो मेरे को एक भी नहीं दिखा, फिर रशियंस थे और बाकी कुछ वेस्टर्न टूरिस्ट थे। तो साफ जाहिर है कि इंडियन टूरिस्ट उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिहाज से। तीसरी बात यह है कि मालदीव्स के लिए उनको पता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भारत है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन ये परमिट करती है कि कल मालदीव्स को अगर कोई तकलीफ होती है या कोई इश्यू होता है तो वी आर दी फर्स्ट टू रेस्क्यू देम। चाहे
एक आप देखिए इकोनॉमिक कंडीशन में हो जाए। और अभी मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बजट में भी, इस वाले में भी कुछ फंड्स मालदीव के लिए रखा हुआ है, तो इसके कारण है। और मालदीव को ये भी पता है कि कल सुनामी जैसा इंसिडेंट हो जाए तो सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स हम होंगे। हमारी तो इंडियन ओशन में शिप्स बैठी हुई हैं। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना की आपने बोला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, उसका यही इरादा है। और यहाँ तक तो मैं बोलूँगा उसने BRI में ये रेड सी तक एक बेस बना रखा है जिबूती में। बिल्कुल, जिबूती में भी है। तो वो तो फैल रहा है और उसकी स्ट्रेटेजी अमेरिका के खिलाफ है और इंडिया के खिलाफ तो है ही, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन इस पूरे क्षेत्र में है इंडिया। और अमेरिका को भी ये पता है, तो इसलिए अमेरिका इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है कि वी आर अ काउंटर बैलेंस ऑब्लिक काउंटर वेट टू चाइना। ठीक है सर, वो अपनी स्ट्रेटेजी वो ये अपनी कर। एक सवाल और भी है सर, लेकिन क्योंकि चाइना पे हम बात करें तो एक इशू और भी है सर। 20 बार से ज़्यादा कोर कमांडर की मीटिंग हो चुकी है गलवान के बाद। 28 बार दोनों देशों के राजनयिक भी आपस में मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी विवाद सुलझा नहीं है। डेप्सांग डेमचौक की बात करें, वो अभी भी बरकरार है। और अभी जो हाल ही में वीडियो भी वायरल हुआ जहाँ पे हमारे चरवाहों को रोका गया, ये क्या संकेत दे रहा है? चीन विवाद सुलझाना नहीं चाहता है या फिर कुछ और मंशा है इस वक्त बीजिंग में बैठी सरकार की? देखिए, चीन के बॉर्डर तकरीबन 14 कंट्रीज़ के साथ हैं, सबके साथ रिजॉल्व हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ और भूटान के साथ। और भूटान को भी वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहा है वो बॉर्डर्स को रिजॉल्व करने में, जिसमें भूटान की काफ़ी टेरिटरी चाइना लेना चाहता है। जब मैं अपनी ब्रिगेड नथुला में कमांड कर रहा था डोकलम प्लेटो में, तब मेरे को पता है कि चाइनीज़ का पूरा इरादा हो रहा था कि भूटान के वहाँ पर MK रिज है, उसको मसांग चुंदू रिज बोलते हैं, उस तरफ वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर रहा था उनकी टेरिटरी में। भूटान छोटा सा देश है, क्या कर सकता है? तो उसकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, तो ये प्रेशर उन पे लगा रहा है। और आपने इसके बारे में भी बताया, नेपाल के बारे में, और हर जगह ये कर रहा है। तो जो चाइना की अभी ये गलवान ये जो टॉक्स चल रही हैं, क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मुद्दा क्या है? अनरिजॉल्व बॉर्डर रखना चाइना के हित में है। जब बॉर्डर अनरिजॉल्व रहेंगे तो फ्रिक्शन पॉइंट्स रहेंगे, तो एट देयर टाइम एंड चूजिंग वो किसी भी जगह पे एक फ्रिक्शन क्रिएट करके, जैसे गलवान में हुआ था, वैसा वो कर सकता है कि ये बॉर्डर इश्यू को एक अलाइव रखना इस द्वारा। तो इसीलिए कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। और खासकर जो अभी ये कोर कमांडर टॉक्स हो गई, इतनी सारी टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन कंटेंशियस इशू डेप्सांग और डेमचौक है। कई इश्यूज में रिजॉल्व हुआ है। और एक्चुअली मैं इसी डिवीज़न में, जो पूरा डिवीज़न वहाँ देखती थी उस समय 2005-06 में, मैं कर्नल GS था। तो कर्नल GS आपको पता है सारा ऑपरेशंस देखते हैं। तो ये जो हमारे भी ट्रेडिशनल पेट्रोल जाते थे, देखिए एक सबसे पहले सबको ये समझना जरूरी है कि चाइना के साथ पूरे LAC में, और मैं जब मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी था एज अ ब्रिगेडियर, मैं चाइना देखता था। तो चाइना के साथ हमारे एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं। अगर आम जनता समझे एरियाज ऑफ डिस्प्यूट डिफरेंसेस का मतलब यह है, जैसे नॉर्थ बैंक का मैं उदाहरण देता हूं। नॉर्थ बैंक में जो पेंगोंगसू का नॉर्थ बैंक है, उसमें फिंगर 8 तक हम क्लेम करते आए हैं ट्रेडिशनली, और चाइना बोलता है कि वो फिंगर 4 तक उसकी टेरिटरी है। ओके, अब जब ये एरिया डिस्प्यूटेड है तो इसको हम एरियाज ऑफ डिस्प्यूट या डिफरेंस बोलते हैं। ट्रेडिशनली यहाँ क्या होता रहा है कई सालों से कि हमारी पेट्रोल फिंगर 8 तक जाती थी और चाइनीज की पेट्रोल फिंगर 4 तक आती थी, और जाके दोनों पेट्रोल्स अमूमन तौर पे कुछ चीज़ें छोड़ के चली जाएगी कि भाई इंडिया पेट्रोल आई थी, वो बोले चाइनीज पेट्रोल है। पर कभी कभी होता है कि दोनों पेट्रोल आमने सामने आ जाती थी, जिसको हम फेस ऑफ बोलते हैं। फेस ऑफ में हमारे भी लोग बैनर्स लेके खड़े होते हैं उनके भी कि हमारी टेरिटरी। तो ये म्यूचुअली एक्सेप्टेड एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सेप्टेड। अब ये क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहे, वो चाइना कैन आंसर, बिकॉज हम तो चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो। तो ये नहीं, उनको ये जो रिजॉल्व कर रहे हैं ये एक फ्रिक्शन रखना वो चाहते हैं, जिससे कभी भी ये बॉर्डर इश्यू को फ्लेयर अप कर सकते हैं। तो इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स में कभी भी प्रेशर पॉइंट कर सकते हैं, अगर हम इंडो पैसिफिक की तरफ या क्वाड की तरफ
ज्यादा झुकाव करें। तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक बड़ा तगड़ा गेम चल रहा है। मैं चाइना पे ही बात कर रहा हूँ, फिर कई और मुद्दे हैं वो भी समझना चाहूंगा, लेकिन आज जिस प्रकार से चाइना से हाल ही में जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार से टॉप 9 जनरल्स को बर्खास्त कर दिया गया, रक्षा मंत्री को हटा दिया गया, विदेश मंत्री को हटा दिया गया, क्या रॉकेट फोर्स की बात करें या पीएलए की बात करें, सब कुछ ठीक नहीं है अंदर? जो चीन दिखा रहा है वो पावर क्या सेना के अंदर नहीं है, पीएलए के अंदर? सर देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, पहली बात तो पूरी विश्व को पता है कि ये डिक्टेटरशिप है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2-3 बार बोला भी है शी जिनपिंग इज अ डिक्टेटर। और यहाँ तो इलेक्शंस का कोई सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ये एक ऑटोक्रेटिक रूल है। ऑटोक्रेटिक रूल जब होता है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ। तो जो नंबर 1 है, जैसे नॉर्थ कोरिया में देख लिया, टू सम एक्सटेंट मैं बोलूंगा इवन रशिया में, ये कई ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, बल्कि विश्व के 44 कंट्रीज में आज की तारीख में ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं, और कईयों में डेमोक्रेटिक है, जैसे भारत है। ऑटोक्रेटिक रूल जब होता है तो जो 1 मैन आर्मी हो जाती है, वो सुप्रीम हो जाता है, एंड उसके पास इतना कमांड कंट्रोल हो जाता है पूरा सब कुछ, कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसको खुश करने के लिए दुनिया बैठी है। तो मान लो उसको किसी को अगर आपने डिसलॉज करना है, तो आपको एक झूठी खबर देंगे, और ये लोग कच्चे होते हैं कान के, तो ये सब सुन के और ये इनको डिसमिस कर देते हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी लगती है। इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी एक एक्लीज हील होती है जितने भी ये डिक्टेटर्स होते हैं। तो वो जितने भी लोग, जैसे आप वैगनर ग्रुप को देख लिए, उसको उन्होंने पुतिन ने फाइनली ही गॉट हिम एलिमिनेटेड। बिल्कुल ठीक है, बोरिस क्या नाम था उसका, प्रिगोजिन, ठीक है, उसको एकदम एलिमिनेट कर दिया। उनकी थ्रेट ये होती है कि ये मेरे से पावरफुल ना हो जाए और मेरा सत्ता ना पलट दे। ये डिक्टेटरशिप में रही है। ट्रेडिशनली मैंने ये भी देखा है हिस्टोरिकली कि डिक्टेटर्स का एक टाइम आता है उनको पलटना होता है। तो ये अपना फर्म होल्ड रखने के लिए ये लोगों को डिसमिस करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक उदाहरण है, वहां तो डिफेंस मिनिस्टर या एक जनरल को उन्होंने आप आर्टिलरी के हैं तो आर्टिलरी के गोले के साथ डाल के उसको उड़ा दिया था। सो ये स्ट्रेटेजी इनकी ये है कि कंट्रोल रखें, और ये जो इनकी एक फर्मनेस रहने के लिए चाइना में ये। तो आपने जो सवाल उठाया उनकी जो रॉकेट फोर्स है और पीएलए, देखिए फाइनली लड़ाई कौन करता है? ऊपर वाला तो हुक्म देता है, जवान करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं, जो डायरेक्टली इन कमांड हैं। अब वो जितना मैंने देखा है पीएलए की, देखिए पीएलए एक वो आर्मी है जिसने कॉम्बैट नहीं देखा है कई साल से, अनलाइक इंडियन आर्मी। हमने बहुत कॉम्बैट देखा है, हमने कई लड़ाइयाँ देखी और हमने काउंटर, आज भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल हम लड़। चाइनीज आर्मी की एक वो वीकनेस है, लड़ाई में वो कैसा परफॉर्म करेंगे। देखिए प्रोपागेंडा अलग होता है। एक CCTV 7 चैनल है, मैं नथुला में देखता था, तो उसको तो लग के देखता था कि मैंने जनरल VK सिंह को भी दिखाया था कि इधर ये हो रहा है। तो वो सब प्रोपागेंडा वैल्यू होता है, हॉलीवुड की मूवी तो भी मिक्स कर देते हैं। अब कितना वो लड़ाई में अच्छा करेंगे वो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि बीच में अमेरिका की भी बात आई मेरी और आपकी चर्चा में। मैं अमेरिका, भारत और चीन के रिलेशन को अगर सर आपसे समझना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो विदेश मंत्री हैं चीन के, किनगैंग, वो गए थे, अमेरिका का यात्रा उन्होंने किया था, और उससे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका की यात्रा की। लेकिन SCO समिट हम देखें, G20 देखें, ब्रिक्स देखें, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का जब आमना सामना हुआ तो बॉडी लैंग्वेज बहुत तल्ख थी, सख्त थी। तो इन रिलेशन को कैसे देखें? अमेरिका हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, अच्छे कर भी रहा है, और चीन के खिलाफ बयानबाजी भी करता है, लेकिन वहां चीन के साथ भी वो अपने अच्छे रिश्ते बना रहा है, उसे कैसे? बहुत उचित सवाल है जी। पहली बात, विश्व लेवल ग्लोबल स्तर पे देखें। ग्लोबल स्तर पे जो आज की तारीख में दुनिया सोचती है, बहुत 2 बड़े मुल्क हैं, वो हैं सुपर पावर्स। एक है अमेरिका, दूसरा है चाइना। नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इकोनॉमी, दोनों मिलिट्री माइट हैं। तो उन दोनों का जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, जितना मेरी समझ में आया, अमेरिका को पता है कि चीन उनके साथ सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव है, और चीन की स्टेटेड पॉलिसी है बाय 2050 दे शुड बी द नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के साथ उनको कॉम्पीट करना है, लेकिन अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जी, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है और बिजनेस उनका बहुत है दोनों तरफ जी। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो
दो फ्रंट पे चल रही है, एक है कोऑपरेशन ओके और एक है कंपटीशन। ठीक है। कंपटीशन में दो ताकतवर देश जब कॉम्पीट कर रहे हैं जी तो वो किसी का साथ लेना चाहेंगे। तो रीजनल फ्रंट में अगर आ जाए, रीजनल फ्रंट में तो हमारा कंपटीशन है चीन के साथ। जी तो जाहिर है अमेरिका की लीनिंग इंडिया के साथ होगी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था वी आर अ काउंटर वेट एंड अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। जी चलिए जी सर, एक और भी है क्योंकि अमेरिका की भी बात आई तो इस वक्त अमेरिका यूक्रेन में भी दिखाई पड़ता है, इजराइल में भी दिखाई पड़ रहा है, और लेकिन अब जो लेटेस्ट हो रहा है ईरान में और रेड सी के आसपास अमेरिका की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। जो हालात हुए जिस प्रकार से अमेरिका ने सीरिया में और इराक में एयर स्ट्राइक की है, और कल ही उनके एनएसए बोल रहे थे कि ये शुरुआत है, अभी अंत नहीं है, कई और हमले हो सकते हैं। क्या मान के चलें कि ईरान अगला टारगेट हो सकता है या अमेरिका परहेज करेगा अभी? सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। आज दुनिया का टॉप मोस्ट एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगर इनका क्या लड़ाई ईरान के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। पर मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। लड़ाई तो चल रही है, लड़ाई हो रही है इनडायरेक्ट वॉरफेयर, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ करता है टेररिस्ट भेज के। जी तो ईरान अपना मुद्दा हासिल कर रहा है। ये जो 3H हैं या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हूती, हमास और हिजबुल्लाह, ये सबको यूज़ करके, और उन्होंने अमेरिका की नाक में दम मचाया हुआ है। अमेरिका के इतने लार्ज फोर्सेस कमिट हो गए हैं, मिलिट्रली कमिट हो चुके हैं, उनका अटेंशन यूक्रेन से अभी रेड सी में आ गया है या मिडल ईस्ट में आ गया है। तो अमेरिका तो अभी स्टकअप हो गया। और सबसे अच्छी सिचुएशन ये किसके लिए आज की तारीख में? रशिया के लिए, चाइना के लिए। ओके, तो ये आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक डायनेमिक्स चल रही है। तो ये क्या युद्ध हो सकता है? देखिए पॉसिबिलिटी तो सब कुछ है, लेकिन एज ऑन डेट जितने अभी हालात चल रहे हैं, ब्लिंकन की अभी विजिट चल रही है, देखिए अमेरिका भी चाहता है और ईरान भी चाहता है एस्केलेशन ना हो। ओके, लेकिन हो सकता है कि कोई मिसकैलकुलेशन किसी भी तरफ से हो गया। मान लिए कल हुतीज ने अमेरिकन शिप पे, अभी तो रॉकेट्स और ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं, कल एक सी माइन लगा दिया जी। और सी माइन वो शिप को ब्लास्ट कर देती है जी। तो फिर अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन प्रेसिडेंट पे इतना प्रेशर आएगा कि फिर हो सकता है कि ईरान पे डायरेक्ट हमला करें। क्योंकि देखिए सोर्स कहाँ है? सोर्स तो ईरान है। तो या तो अब सोर्स को खत्म करो या उनके टेंटिकल्स को खत्म करो। अब ये बड़ी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जो अमेरिका को लेनी पड़ेगी। मैं दो तीन चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग इसी में समझना चाहूंगा आपसे कि ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत नजदीक है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा इजराइल के लिहाज से कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। अगर होते हैं तो वो इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा। जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के जरिए वीक किया, क्या वो चाहेगा नहीं कि ईरान के, माफ करिए, चीन के एक अच्छे दोस्त ईरान को भी इस वक्त वीक किया जाए ताकि फिर चुनौती सिर्फ चीन की उसके सामने बचे? क्या उस लिहाज से भी पेंटागन सोच रहा है? बिल्कुल, देखिए पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी एक एक्सेस बन चुका है अमेरिका, रशिया, चीन, ईरान और सीरिया और नॉर्थ कोरिया वगैरह, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये तीन को हम मेन लेते हैं। अगर ये चल रहा है और जिस प्रकार देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ते कौन ठीक कराने के लिए कोशिश कर रहा था? चाइना कर रहा था। तो चाइना का जो एम है वो हमें बहुत क्लियर है। अमेरिका का अब एम क्या है? क्योंकि जो आप अभी सवाल कर रहे थे, देखिए ये खासकर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके, मेरे को लगता है, पता नहीं, जितना भी मैं वहाँ अफगानिस्तान में भी रहा था, आज की तारीख में हैरान हमें नहीं होना चाहिए, शायद ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हो सकता है क्योंकि आप देखिए उन्होंने इतनी टनल्स बनाई हैं। जो आज ये हमास ने टनल्स बनाई है, इन्होंने आइडिया कहाँ से लिया है? ये नतांस टनल्स है, नतांस माउंटेन है वहाँ पर ईरान में। वो उन्होंने इतनी डेडली टनल्स बनाई है कि वहाँ न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, न्यूक्लियर जितना वॉर मटेरियल है, फिजन फ्यूजल मटेरियल, सारा न्यूक्लियर फ्यूल, सब कुछ वहाँ डंप कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है, देखिए ये जो एक स्ट्रैटेजी हुई है ना ये हमास की,
ये भी ईरान की एक बड़ी सोची हुई रणनीति थी, टू ड्रॉ अमेरिका इनटू दी वॉर। नौ अमेरिका के सामने मैंने बोला किसको फायदा हुआ, रूस को और चाइना को। लेकिन अगर कल अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली, मैंने आपको बोला अगर कोई शिप वगैरह को टारगेट हो जाती है थ्रू अ सी माइन, पॉसिबल है। देखिए ये सी डाइवर्स हैं, ये सारी ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई है ईरान से, तो पॉसिबिलिटी है कि एस्केलेट होगा। तो सबसे पहला टारगेट इजराइल और अमेरिका करना चाहेगा इनको, न्यूक्लियर इनके फैसिलिटीज को बर्बाद करना बिफोर ये कहीं लॉन्च कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने कर दिया तो इसका बहुत ही, तो ये एक न्यूक्लियर वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और जो मैं अपनी आर्मी के लिहाज से ही, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा कि पहले 30 दिन का रिजर्व होता था, 40 दिन का रिजर्व होता था, लेकिन जब हम देखते हैं कि यूक्रेन रूस को 2 साल तक रोक सकता है, हमास जिसकी चर्चा नहीं होती थी वो 150 दिन तक अगर लगातार फाइट इजराइल के साथ कर सकता है, तो क्या भारत को इसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि हम 2 दुश्मनों के बीच में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, 2 दुश्मन और एसिमेट्रिक वॉरफेयर वाले दुश्मन बिल्कुल शामिल, नॉन स्टेट एक्टर। देखिए साफ जाहिर है कि इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है वो 30 डेज इंटेंस और 30 डेज नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल में इसको कन्वर्ट कर लो तो तकरीबन 120 डेज हो जाता है नॉर्मल। ठीक है सर। नॉर्मल मतलब छुटपुट लड़ाई चल रही है, इंटेंस होती है जैसे अभी ये गाजा में चल रही है, वो इंटेंस है। ये जो यूक्रेन में अभी हो रहा है वो आज की तारीख में कुछ हद तक नॉर्मल से थोड़ा इंटेंस के बीच में है। तो इंडियन आर्मी के साथ अगर कल युद्ध हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा लेसन ये है कि युद्ध जो हम बात करते थे 14 दिन में ये हो जाएगा, अब मेरे को लगता है युद्ध लंबे चलेंगे और नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से और लंबे चलेंगे, और सिविलियन टारगेटिंग और होस्टेजेस की वजह से और लंबे चलेंगे। तो साफ जाहिर है कि इंडियन आर्मी को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें 2 इश्यूज हैं। अब हमें यह समझना चाहिए, देखिए एवरीथिंग कॉस्ट मनी। बिल्कुल सर। रिजर्व्स बढ़ाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी, हमें ऑर्डिनेंस डिपोज, लैंड चाहिए, उनकी सिक्योरिटी चाहिए। आदि आजकल के चीजें हैं जिनको एसी में रखना पड़ता है, मिसाइल्स वगैरह। बिल्कुल सर। और इनकी सबकी एक लाइफ साइकिल होती है। आफ्टर दैट लाइफ साइकिल या तो उनको आप ट्रेनिंग के तौर पे फायर कर लो, बिल्कुल। अगर लाइफ साइकिल एक्सपायर हो गई इट बिकम्स यूजलेस। तो ये बड़ा एक चैलेंज है फॉर अ इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया टू मैनेज दी स्टॉक्स। और दूसरा मेरे को लगता है कि हो सकता है एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में भी सफिशिएंट, बट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री के पास एक सर्च कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तुरंत अगर कल ऐसी सिचुएशन आती है तो एक इनहेरेंट प्रोडक्शन की, उसमें मेरे को लगता है ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतना रख के और कल लड़ाई हुई नहीं तो क्या फायदा, वो इश्यू हो जाएगा। एक चीज और, क्योंकि आप डिफेंस अटैची अफगानिस्तान में रहे हैं, क्या हम अफगानिस्तान का फ्यूचर आज देख सकते हैं? क्या वाकई में वहाँ पर वापसी हो सकती है एक डेमोक्रेसी की कहें या नॉर्मल ज़िंदगी की, या अब तालिबान ही अफगानिस्तान को आगे लेकर जाएगा और तमाम वो नॉर्थर्न अलायंस वगैरह तमाम संगठन थे, क्या वो अब पावर खत्म हो गई है उनकी? क्या देखें सर? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आज अफगानिस्तान वर्ल्ड के रडार से और इंडिया के रडार से भी गायब हो गया। अच्छी बात नहीं है। इंडिया के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, अफगानिस्तान हमारे स्ट्रेटेजिक हित में, और अफगानी लोग सबसे ज़्यादा प्यार हिंदुस्तान से करते हैं। नंबर 1 कंट्री मोस्ट लव्ड इज इंडिया एंड मोस्ट हेटेड कंट्री इज पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए इतनी विन विन सिचुएशन है। तालिबान कौन है? तालिबान इज कंट्रोल्ड बाय ISI, लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया, और मैं जब वहाँ पर था कुछ तालिबान कार्डर्स से कभी मुलाकात हुई थी, खासकर जो छोड़ चुके थे, वो एक चीज़ मेरे को साफ बोलते थे कि ISI और पाकिस्तान आर्मी उनको मैनिपुलेट करती है। अब उनमें सेल्फ रियलाइजेशन आ गई थी, और इसीलिए तालिबान आज की तारीख में वो रियलाइजेशन से आके पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंडिया के हित में है। लेकिन जो लीड हिंदुस्तान को लेनी चाहिए थी सर, क्या वो लीड अब चाइना लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जिस प्रकार से उन्होंने तालिबान की हुकूमत को मंजूरी दे दी है, राजदूत बाकायदा उनका अफगानिस्तान चीन पहुंच चुका है, तो क्या वो लीड चाइना ले रहा, और चाइना का वहाँ पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाना भारत के लिहाज से
कितना खतरनाक है और कितना सही है? बिल्कुल, आपने जैसे मैं अभी बोल ही रहा था, चाइना वहाँ इनरोड्स कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, अफगानिस्तान वो देश है जहाँ के 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मिनरल रिजर्व्स है। जिस दिन इस कंट्री में ये मिनरल रिजर्व्स को अगर वो एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट करने लगे तो अफगानिस्तान वो देश होगा कि दुबई से भी आगे हो सकता है, इतने वो हैं। और वहाँ हर चीज़ है, मतलब मैं बता रहा हूँ, गोल्ड से लेके ये गैस रिजर्व्स हैं और कोल रिजर्व्स हैं। इंडिया ने वहाँ पर हाजी का आयरन ओर माइंस में हमने बिड भी किया था, कॉपर है, सब कुछ है, इट इज़ वेरी रिच। और वहाँ की जो हवा है जी, मतलब जिसको मैं बोलूँ, वहाँ की जो लैंड है ना, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, अनार हैं, वे इतने बड़े बड़े मतलब ज़बरदस्त हैं। पीपल आर हेल्दी एंड दे लाइक इंडिया। सो चाइना इनरोड्स कर रहा है। चाइना इसलिए इनरोड्स कर रहा है क्योंकि वखान कॉरिडोर से ये जो अभी एम्बेसडर आ रहा है इंडिया में, चाइनीज़ एम्बेसडर जिसकी अभी अनाउंस किया है, इंसिडेंटली जब मैं वहाँ था, ये एम्बेसडर वहाँ चीन एम्बेसडर था अफगानिस्तान में। इससे मेरी कई बार बातचीत हुई है ये एम्बेसडर से, और मैंने इनसे पूछा था कि ये आप वखान कॉरिडोर से रोड कनेक्टिविटी कर रहे हो जी। तो वो थोड़ा घुमा फिरा के बात कर रहा था तब से, और आज आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा है रोड कनेक्टिविटी हो गई है इन वखान कॉरिडोर एंड चाइना कनेक्टेड हो गया है। चाइना को क्या है कि ये कनेक्टिविटी मिल गई डायरेक्ट थ्रू वखान कॉरिडोर, 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। उनको फ़ायदा ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे उनका हाथ आ रहा है, और देखिए फाइनली वो तालिबान को फंड भी करेंगे और वो हमारे हित में नहीं है। और उनको एक और है कि जो उइगर रिबल्स हैं जी, ये तालिबान उनको रेन इन करेगा। तो विन विन सिचुएशन हो रही है आज की तारीख में चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है चाइनीज़ प्रेजेंस वहाँ से। फिर क्या है कि पाकिस्तान से पेशावर, इस्लामाबाद से रेल लिंक शुरू हो जाएगा काबुल तक। तो ये हमारे इंटरेस्ट में है नहीं, इसलिए इंडिया छाबर पोर्ट से वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सोच रहा है। लेकिन हम तो ये यहाँ पर जब तक हम चाइना को नहीं हटाएंगे, तो चाइना को डिसलॉज करने के लिए पीपल ऑफ अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्यार हिंदुस्तान के साथ करते हैं, तो वो हमको एक्सप्लॉइट करके और आज वहाँ एक ऐसी गवर्नेंस करवाएं कि एक्सेप्टेबल टू ऑल दुनिया में हो सके। लेकिन शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल संजय स्टिन सर, तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। तो सर ने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कहीं कि एक तो लॉन्ग वॉर के लिए आपको तैयार रहना होगा, और ईरान अमेरिका की जंग होगी ये हमें अभी फ्यूचर पे छोड़ देना है। लेकिन इतना जरूर है कि बारूद एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है, चिंगारी किसी भी वक्त लग सकती है। तो आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।